के लिए डिबगिंग की एक वर्कशॉप रखी है and we have our guest speaker, Ma'am Ilsa Afzal. She is full Microsoft Student Ambassador as well. So without further ado, Ma'am Ilsa, please. Thank you, Fasi, for the introduction. Okay, let me know मेरी screen अगर आप लोगों को visible है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. तो आज की वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं. और कोडिंग तो हम सब कर ही रहे हैं इस सेशन में, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे. तो उसके साथ साथ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एक प्रोग्रामर को कोडिंग के साथ साथ, उसे डीबगिंग कहते हैं. कि अगर हम अपना कोड लिख रहे हैं और हमें नहीं पता है कि उस कोड में एरर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, तो उस कोडिंग का भी कोई फायदा नहीं है. मतलब आप एक अच्छे प्रोग्रामर होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डीबग योर कोड. वर्ड डीबगिंग जो है वो स्टार्ट जहाँ से हुआ है वो होता है डीबग से. लाइक बग, ये इंसेक्ट वाला बग नहीं है, ये कोड के अंदर एरर्स को फाइंड करने का नाम जो इन्होंने बग दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर हम पाइथन की बात करें, हम मोस्टली अपने कोड्स पाइथन में कर रहे होते हैं. तो आप जब अपने कोड्स को रन करते हैं, ठीक है, अपनी डिजायर आउटपुट के लिए, तो आपको पता है कि कंपाइलर 1 बाय 1 लाइंस को एग्जीक्यूट करता है और फिर आपको आउटपुट देता है. ये तो सबको पता है ना. Yes, ma'am. Yes. ओके, जबरदस्त. तो अब अगर हम देखना चाहें कि 1 बाय 1 जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, हर एक स्टेप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. लाइक हम आगे लूप्स लगा के भी देखेंगे अभी जो डेमो करेंगे, उसमें के हर एक पॉइंट पे क्या क्या चेंज आ रहा है, वेरिएबल्स में क्या चेंज आ रहा है. ठीक है, और हमने जो वैल्यूज असाइन किए हैं उसमें क्या अपडेट्स हो रही हैं. तो वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमें डीबगिंग आनी चाहिए. मैनुअली भी आप कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे, और इसको एक्सटेंशन के साथ भी कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ये पता होना चाहिए कि एक बहुत एफिशिएंट टूल है डीबगिंग, जो आपके एरर्स को फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है. जब भी आप देखें कि आपका कोड इस तरह से वर्क नहीं कर रहा है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, देन यू नीड टू चेक कहाँ पे एरर है. ठीक है, तो डीबगिंग का आइडिया हो गया होगा सबको, और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और आज के जो डीबगिंग कंटेंट है, आज की जो वर्कशॉप का कंटेंट है डीबगिंग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, उसमें हम ब्रेक पॉइंट्स को देखेंगे, कैसे हम ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं. हम देखेंगे कि स्टेप इनटू, स्टेप आउट एंड स्टेप ओवर क्या चीज़ है, और उसके साथ फिर हम डेमो को भी देखेंगे. ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई करना अगर किसी को नहीं आता तो ये एक कोडर के लिए एक शर्मिंदगी की बात है. ठीक है, ये इट्स वेरी क्लियर कि सबको पता होना चाहिए कि ब्रेक पॉइंट कैसे अप्लाई करते हैं. अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आप अच्छे कोडर हैं तो देखते हैं कि ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं. ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए थे ताकि हम थोड़ा सा इसको देख के आइडिया हो जाए कि अच्छा ये ब्रेक पॉइंट्स होते हैं या फिर ये लॉग पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको पिक्चर भी नजर आ रही होगी ब्रेक पॉइंट की. जब भी हम अपना कोड, जैसे VS कोड में अगर मैं अपना कोड पेस्ट करती हूँ तो वहाँ पे 1 बाय 1 लाइंस के साथ मुझे रेड डॉट नजर आ रहा होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रही होंगे कि ये जो डॉट है ये इतना क्लियरली विजिबल नहीं है. ठीक है, ये थोड़ा सा डल कलर में, बट जैसे ही इस रेड पॉइंट को मैं क्लिक करूंगी ये ब्राइट हो जाएगा इसका कलर. ठीक है, दैट मीन्स कि मेरा ब्रेक पॉइंट अप्लाई हो गया है. मैं जिस भी लाइन के ऊपर, जिस भी रेड डॉट के ऊपर क्लिक करूंगी वहां वहां मेरे ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई होते जाएंगे, और मैं एक से ज्यादा ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई कर सकती हूँ. ठीक है, अपने कोड में. तो ये काम क्या करता है ब्रेक पॉइंट्स, ये आपके कोड को पॉज करता है. जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, तो ये पॉज करके दिखा रहा होता है. लाइक आपकी एग्जीक्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, उसके साथ कुछ टास्क परफॉर्म कर लिए हैं, लाइक उनको सम कर दिया या उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई या कुछ भी. तो वो बताएगा साथ साथ कि ओके इस लाइन पे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, उसके साथ टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, एंड थर्ड लाइन में क्या हो रहा है कि उसको आउटपुट जनरेट हो रही है वहां पे
प्रिंट फंक्शन लगा है। तो ये सारी 1 बाय 1 चीजें अप्लाई हो रही हैं, और जब आप ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं ना, वहां पे वो आपको शो करवा देता है कि ओके, इस लाइन में क्या काम हो रहा है और आप इसको हैंडल कैसे कर सकते हो, अगर कोई एरर है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, ब्रेक पॉइंट्स के सबको होपफुली क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है लॉग पॉइंट्स। ये आपके कोड को पॉज नहीं करता, ठीक है। जो भी एरर होते हैं ना, वहां पे आपको ये एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कि आप एक मैसेज कर सको, लाइक मैसेज, लॉग मैसेज वहां पे लिख सको कि यहाँ पे ये एरर था। जैसे कमेंट्स होते हैं ना, तो वहां पे कोई कमेंट्स नहीं देख सकता, कंपाइलर नहीं देख सकता, हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक लॉग मैसेज की एक फंक्शनैलिटी हमें देता है कि वहां पे हम वो ड्रॉप कर सके मैसेज कि यहाँ पे हमारा एरर था एंड इसको हमने फिक्स करना है, या फिर जस्ट टू रिमेम्बर दैट कि हमने इसको कैसे करना है, ताकि हमें याद रह जाए। तो लॉग पॉइंट इसलिए हम यूज करते हैं। किसी को अगर नहीं समझ आ रही हो तो वो रोक के मुझे पूछ भी सकता है, ठीक है, कि ये कैसे समझ नहीं आ रही है कि इसका क्या मतलब है। तो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यू एंड पॉज। अब सिंपली वर्ड से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रिज्यूम कर देना, एंड पॉज का मतलब है स्टॉप कर देना। तो ये क्या करता है कि जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो कंटिन्यू क्या करता है, जहां जहां हमने ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई किए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कोड में मोर देन 2 टाइम्स ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई किए हैं। मैंने लाइन फर्स्ट पे कर दिए हैं, मैंने फोर्थ पे कर दिए हैं, लाइन नंबर 10 पे कर दिए। तो ये हर एक ब्रेक पॉइंट, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ब्रेक पॉइंट्स पे 1 बाय 1 जाएगा। लाइक पहले 1 को चेक करेगा, फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी, इसका सिंबल ये होता है, ये आप लोगों को विजिबल होगा। फिर जब मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो फिर ये मुझे उस लाइन पे ले जाएगा जहाँ पे मैंने दूसरा ब्रेक पॉइंट लगाया। फिर मुझे दोबारा मैं इस पे क्लिक करूंगी, फिर मुझे वहां ले जाएगा जहाँ मैंने थर्ड ब्रेक पॉइंट अप्लाई किया, और उन्हीं 3 लाइंस को एग्जीक्यूट करके मुझे बताएगा जब तक मेरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। अगर मैंने कोई लूप लगाई है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी लूप चल रही है, ठीक है। और पॉज क्या करेगा, ये आपके जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, तो ये आपकी देखता है कि करंट लाइन क्या है, और लाइन बाय लाइन उसको डीबग करना स्टार्ट कर देता है। और आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि अच्छा, अभी मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मुझे देखना है कि ये लाइन क्या काम कर रही है, और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मैं उसके बाद देखूंगा कि नेक्स्ट लाइन की क्या परफॉर्मेंस है। तो जस्ट इसलिए हम इसको कर सकते हैं। आयशा, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। मैम हम ये अप्लाई क्यों करते हैं? वो हम डेमो में देखेंगे। अप्लाई इसलिए करते हैं, जब भी हम अपने कोड को लिखते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे लॉजिक में कोई मसला है, हमारे कोड में कोई एरर है, तो वो कहाँ पे है। अब बार बार हम प्रिंट फंक्शंस लगा के तो नहीं चेक कर सकते कि हर एक लाइन पे एग्जीक्यूशन हो रही है तो क्या क्या स्टेप में हो रही है। उसकी एग्जांपल एक बहुत अच्छी हम करेंगे फॉर लूप से, कि फॉर लूप में फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम आइटरेट करते हो, तब आपके वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, तब आपके आई की जो इंडेक्स है उसकी क्या वैल्यू, एंड देन नेक्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगा तो उसकी फिर वैल्यूज क्या होंगी, साथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अपने कोड को कंट्रोल करने के लिए, उसमें एरर्स ढूंढने के लिए हम डिबगिंग करते हैं, और ये सबको आनी चाहिए, ठीक है। और हम ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर हम लास्ट के 10 मिनट्स में ले सकते हैं, और अगर आप लोग अपने कमेंट्स में कर दें अपने क्वेश्चन तो भी ठीक रहेगा, या तो फिर अपने माइंड में रख लें, हम लास्ट पे ले लेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद स्टेप ओवर है। ये क्या करता है कि एग्जीक्यूट द नेक्स्ट मेथड एज अ सिंगल कमांड विदाउट इंस्पेक्टिंग। ये इंस्पेक्ट नहीं करता, ये आपको 1 बाय 1 बताता नहीं कि इस लाइन पे ये काम हो रहा है, ठीक है। ये एक सिंगल लाइन कमांड के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्रेक पॉइंट मैंने अप्लाई किया है कहीं पे और मैं वहां पे रुक गई हूँ, तो मैं स्टेप ओवर करूंगी, मैं इसको नेक्स्ट पर लेके जाऊंगी। तो मेरे जहां मैंने ब्रेक पॉइंट अप्लाई किया ना, उससे पहले पहले सॉरी उसके बाद बाद वाले जितने भी कोड्स आ रहे होंगे ना, जितनी भी लाइंस आ रही होंगी मेरे पास, उनको क्या करेगा, एक सिंगल लाइन कमांड के तौर पे लेगा, ठीक है। उसको इंस्पेक्ट नहीं करेगा कि उसमें क्या हो रहा है, उसको जस्ट एक सिंगल लाइन कमांड के तौर पे लेगा और उसको 1 टाइम ही एग्जीक्यूट करके दे देगा। अगर मैंने सिर्फ एक ही ब्रेक पॉइंट अप्लाई किया, मैं उस केस में बात कर रही हूँ, सही हो गया।
इनको हम अप्लाई भी करके देखेंगे। अच्छा, स्टेप इनटू क्या करता है, एंटर द नेक्स्ट मेथड टू फॉलो इट्स एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन। ये इसी तरह से करता है, लाइन बाय लाइन आपको लेके जाता है। अगर आपने ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई चाहे 2 किए हों, 3 किए हों, कितने भी किए हों, ये आपको वन बाय वन आप इसको क्लिक करते जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते जाते हैं। एक एक लाइन को ये आपको चेक करवाता है, अच्छा इस लाइन पे ये काम हो रहा है, इस पे ये हो रहा है। आपने कहीं चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। VS कोड में इसको हम देखेंगे, एक्सटेंशन के थ्रू भी देखेंगे, और इसको विदाउट एक्सटेंशन मैनुअली कैसे किया जाता है उसको भी देखेंगे। जिस तरह स्टेप इनटू करता है, स्टेप आउट जो है वो इसका ऑपोजिट है। ये आपके फंक्शन के अंदर नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फंक्शन अप्लाई किया है, हमने स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट जो एक फंक्शन होता है वो अगर अप्लाई किया तो इसके फंक्शन के अंदर जाके हमें नहीं बताता कि क्या काम हो रहा है। ये फंक्शन के आउटसाइड पे ही रहता है, और जो भी काम हो रहा होता है उसको हमें एग्जीक्यूट करके दे देता है, ठीक है, सिंगल लाइन कमांड में। ये वन बाय वन नहीं चेक कर रहा होता कि अच्छा फंक्शन के अंदर जाए और फिर देखे कि फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, वन बाय वन हमें बताए। तो ये इस तरह से नहीं करता, ये जस्ट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन काम करके हमें देता है। और अगर हम दोबारा अपना डीबगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे रीस्टार्ट पे, और ये जो करंट हमारी डीबगिंग चल रही होती है, एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उसको स्टॉप करेगा और दोबारा से जो है ना वो रन करना स्टार्ट कर देगा हमारी कॉन्फ़िगरेशंस को। एंड स्टॉप ऑब्वियसली टर्मिनेट कर देगा आपका जो करंट प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन को। यहाँ तक अभी किसी को समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, फिर हम डेमो की तरफ जाते हैं। मैम ये सारे साइंस होंगे जो हम यूज करेंगे प्रोग्राम्स कोडिंग के दौरान? हाँ, वो हमें दिख जाएंगे जब हम डीबगिंग कर रहे होंगे ना, वहाँ पे टॉप ऑफ द स्क्रीन विजिबल होंगे। तो ये जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे आपको क्लियरली हो जाए कि पता हो ये स्टॉप का है, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ओके मैम। तो डेमो पे चलते हैं। मेरी दूसरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो बताइएगा। विजिबल है? Yes. यस मैम। अच्छा, आप लोगों ने लूप्स तो पढ़ लिए होंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि लूप, फॉर लूप जो है उसको विद रेंज एंड विदाउट रेंज किस तरह से हम यूज करते हैं। मतलब उनके दो पर्पसेस हैं। अगर हमने इसको विद रेंज करना है तो वो क्यों करना है, उसकी क्या लिमिटेशन है, और विदाउट रेंज करना है तो वो किस तरह से करना है। तो इसको देखते हैं। जब भी हम फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया, ठीक है, या मेरी एक एरे है, इसमें मैंने वेरिएबल ए लेके उसमें 1 2 3 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्सिंग पे काम करना है। मुझे इंडेक्सिंग पे काम करना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट चाहिए, मुझे 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट चाहिए, और मुझे 3rd इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट चाहिए। मैं क्या करूंगी कि मैं फॉर लूप में एक रेंज लगा दूंगी। सबसे पहले तो देखूंगी कि इसकी लेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अलग से भी लिख सकती थी, अगर मैं इसको लेंथ ऑफ ए ना लिखना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए। अब ये क्या करेगा, अब आप बता सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, इस एरे की लेंथ क्या है? 3। तो जब भी हम रेंज अप्लाई करते हैं तो वो रेंज स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग में, मतलब इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो स्टार्ट भी होती है 0 से, क्योंकि हमारे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी हमारी एरे की, हमारी लिस्ट की लेंथ 3 होगी, 4 होगी, या मतलब इस तरह नंबर्स में होगी, तो वो उससे एक कम टाइम से उसको रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहती हूँ कि लेंथ ऑफ ए की रेंज तक, इसका मतलब है स्टार्ट फ्रॉम द 0 और एंड कहाँ पे हो, लेंथ में से एक माइनस करके, लाइक 2 तक चले, 0 1 2, ठीक है। 0 जब इंडेक्स 0 होगा तभी रन होगा, जब इंडेक्स 1 होगा तभी रन होगा, जब इंडेक्स 2 होगा, क्योंकि इंडेक्स 2 आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो रेंज हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने इंडेक्सिंग के साथ काम करना, और अगर हमने इंडेक्सिंग के साथ काम नहीं करना, हमने एलिमेंट्स को डायरेक्टली पिक करना है, ठीक है, विदाउट इंडेक्सिंग हमने काम करना है, तो हम क्या करते हैं,
हम रेंज हटा के जस्ट फॉर आई इन ए कर सकते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स को पिक करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर मैं इसको रन करती हूँ, इसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, जस्ट एग्जीक्यूशन और जो लिमिटेशंस है रेंज और के साथ और ना रेंज के साथ काम करने की वही है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए जिसमें वो कहते हैं कि विदाउट इंडेक्सिंग इसको एक्सेस करें, वन बाय वन एलिमेंट्स को पिक करें। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कंकैटिनेशन करवानी है या फिर इस तरह से कोई आउटपुट लेकर आना है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि वन बाय वन उन एलिमेंट्स को पिक करते हैं, फिर हम फॉर आई इन ए करेंगे। तो इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सबसे पहले 0 रहा, इसने इसको पिक कर लिया, 0 इंडेक्स पे 1 है। ओके, इसने आई में ए में जाके आई को देखा कि क्या आई अभी क्या है, करंटली हमारा 0 है ना, आई हमारे पास 0 है। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देती हूँ। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा है, 1। इसने 1 को प्रिंट कर दिया। अब फिर नेक्स्ट ये गया है, इसने चेक किया है 1 इंडेक्स को, दोबारा एग्जीक्यूशन हुई है, 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसने उसको प्रिंट करके दे दिया। अब आई में 0 था, अब यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, इसमें हमें प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है सी प्लस प्लस की तरह, ये खुद ही समझ आता है कि ओके दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो इट मीन्स कि वैल्यू अपडेट हो गई है। तो 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा उसको प्रिंट करके दे देगा एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पे 0 है तो बाद में 1 हो जाएगा। थर्ड एग्जीक्यूशन हो गई तो उसके बाद 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ इसकी 3 थी और इंडेक्स इसके 2। तो हमेशा यही याद रखना है कि इंडेक्स जब भी 0 से स्टार्ट होंगी तो हमने फॉर लूप पे रेंज के साथ काम करना है। होप सो ये चीज क्लियर होगी। मैम अगर हम इसमें जो है ब्रैकेट्स के बीच में लेंथ a-1 रखें तो सिर्फ 1 2 आएगा हमारे पास प्रिंट में। मैं आपकी बात नहीं समझी, दोबारा पूछ सकती हूँ? मतलब अगर हम लिखें फॉर आई इन रेंज लेंथ a-1, a-1 क्यों? नहीं ऐसे पूछ रही हूँ कि रेंज आपने लेंथ a रखी है ना, तो अगर a-1 करके देखें तो सिर्फ अगर 1 2 आपने प्रिंट लेंथ होगा से बस। कम करना है तो फिर ये जस्ट 1 और 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, आप अगर इसमें से माइनस करती जाएंगी तो ऑब्वियसली ये फिर लेंथ को कम कर देगा, और लेंथ को कम करेगा तो इंडेक्स और कम हो जाएगा। तो 1 और 2 को प्रिंट करेगा, फिर ये जो एग्जीक्यूट होगा सिर्फ 2 बार ही होगा, 0 और 1 पे, 0 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। अच्छा अगर हम लिखें कि फॉर आई इन इंडेक्स अगर हम करें तो फिर रेंज नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरह से आप फॉर लूप में इंडेक्स के साथ क्यों करना चाह रही हैं? नहीं मैम क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ऐसे कर सकते हैं या नहीं। आप इसको अपने एंड पे करके देखिएगा, और अगर तो ये ठीक से एग्जीक्यूट हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हमसे शेयर कीजिएगा ताकि ओके हम भी मैम। इस चीज को सीख लें। ठीक है, ओके ओके नहीं मैम आपने शुरू में बताया था कि इंडेक्स के साथ हम रेंज नहीं यूज करते, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। जी, या आप रेंज इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हम मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जब भी हम इंडेक्स यूज कर रहे होते हैं तो हम जो भी कोडिंग लिखते हैं तो उसमें वो कॉमास और स्पेस सबको काउंट कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने भी देखा कि ये सेट दिया हुआ था 1 2 3 का, तो उसके दरमियान में कॉमास भी थे, तो वो उनको काउंट नहीं करेगा इसमें। ये स्ट्रिंग नहीं है। जब भी हम लिस्ट में अपना डाटा जो है वो स्टोर करवाते हैं तो उसमें हम जब भी अपना डाटा रखवाते हैं तो वो सेपरेट करते हैं कॉमा से, तो उसको वो नहीं लेगा। अगर तो ये एक स्ट्रिंग होती तो 1 2 3 तब ये स्पेसेस को भी लेता और कॉमा को भी लेता। तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए इसका, स्ट्रिंग का और लिस्ट का। एक्सक्यूज मी मैम। मैम हमने अभी लिस्ट नहीं पढ़ी है असल में, अ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। लिस्ट में इतना कुछ भी नहीं होता। लिस्ट एरे, इसमें आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 स्टोर कर दिया, ठीक है, आप किसी भी टाइप का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर लूप विदाउट रेंज एंड विद रेंज जो है उसमें क्या डिफरेंस है, ताकि हम डीबगिंग में हमारी जो है ना वो आसानी हो जाए, क्योंकि हमने इसी के ऊपर काम करना है अभी डेमो में। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर हम बाद में क्वेश्चन आंसर जो है वो उसकी तरफ आते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अब देखते हैं मैनुअली अगर हमें करना पड़े, हमारे पास कोई एक्सटेंशन ना हो डीबगिंग की के लिए, कोई भी हमारे पास ऐसी चीज ना हो, तो फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक डिफाइन कर लिया एक फंक्शन सीक्वेंस के नाम से, ठीक है, और उसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया n। मैं यहाँ पे कोई भी कर सकती हूँ, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट ले सकती हूँ ABC में से। अब मैंने n रखा है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप अप्लाई किया फॉर I इन रेंज n। अब क्या होगा कि n नहीं पता मुझे क्या है, बट मैं बाद में अपने कोड में सबसे लास्ट पे इसको डिफाइन कर रही हूँ, बता रही हूँ। पैरामीटर जो मैंने ऊपर यहाँ पास करवाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दी, बट अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सीक्वेंस में पैरामीटर में जो n है उसकी जगह मैंने 5 लिख लिया। इट मीन्स कि अब मेरे n की वैल्यू मुझे पता चल गई, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 5 है। तो इसको जो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करने पे आएगा, उसके बाद इसको जो यहाँ पे 5 मिलेगा, इस फंक्शन में जाएगा और चेक करेगा कि जहां जहां पे n अप्लाई हुआ है वहां पे 5 को रखवा दे, और फिर आपके आउटपुट को जो है ना वो एग्जीक्यूट करके आपको दे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप लोग साथ साथ रिस्पॉन्स कीजिएगा। हमारे पास n में 5 स्टोर है फॉर I इन रेंज n। अब रेंज n का मतलब है कि 0 से स्टार्ट हो एंड सो ऑन 5 तक ये चला जाए, ठीक है, n तक जाए, 0 से स्टार्ट होके n तक चला जाए, ऐसे ही है, सही है। अब क्या होगा कि I की वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है, 5 तक पहुंचने तक। प्रिंट I करेगा, दैट मीन सबसे पहले इसने 0 प्रिंट करवाना है, फिर उसके बाद 1 प्रिंट करवाना है। लाइक I की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पे 0 होगी, फिर n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, फर्स्ट आइटरेशन में n क्या होने वाला है, 5। 1 बिल्कुल n 5 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 5 दी है। अब क्या होगा, नेक्स्ट आइटरेशन में ये 1 पे जाएगा और ये 5 पे रहेगा, इस तरह ये पहुंचता, ठीक है, आइटरेट करता करता ये लास्ट तक आ जाएगा। इसको रन भी करके देखते हैं अभी, फिर डिबगिंग की तरफ आते हैं। अब इसने क्या किया है, 0 को प्रिंट किया, 1 को किया, 2 को किया। अब ये I की वैल्यूज हैं जो यहाँ मैं मेंशन करी, 3 है एंड 4 है, उसके बाद स्टॉप हो गया। अब अगर हम देखें तो 0 से काउंट करना स्टार्ट करें तो है तो ये 5 ही, लेकिन 0 से स्टार्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास 4 आया है। जस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज अप्लाई किया। अब अगर हम इसको 1 बाय 1, जैसे अब तो मैंने ड्राई रन किया ना, अब अगर बहुत सारी लाइनों का कोड है, मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे मैं दिखूं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं या तो एक्सटेंशन के साथ डिबगिंग कर लूंगी या तो फिर मैं मैनुअली कर लूंगी। तो उसके लिए ना हम इंपोर्ट करते हैं PDB, मतलब पाइथन डिबगिंग। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिबगिंग कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट या अप्लाई कर सकते हैं, कोड को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एरर जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं कि किस तरह से उनको हैंडल करना है, ठीक है, आपकी लॉजिक में क्या मिस्टेक है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। यहीं पे इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, तो अभी हम इंपोर्ट करते हैं PDB, सही हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इंपोर्ट करने के बाद हम हमारा कोड इसी तरह से रहेगा जिस तरह से है, फॉर लूप और उसके बाद प्रिंट। लेकिन प्रिंट से पहले, ठीक है, मुझे ना ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। इसकी फॉर्मेटिंग में सही कर लूं, सही है। अच्छा, अब ब्रेक पॉइंट अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, pdb.setTrace। इससे क्या होता है, ये ब्रेक पॉइंट अप्लाई करने का एक तरीका है। इससे क्या होता है, ब्रेक पॉइंट अप्लाई हो जाता है आपकी हर एग्जीक्यूशन से पहले। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर इसको हम रन करें, अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे IPDB,
अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि इंडेक्स क्या चल रहा है और एन क्या चल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, पी मैंने मस्ट लिखना है और मैंने आई लिख देना है यहाँ पे जो इनपुट है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसने मुझे आई की वैल्यू दी है विच इज 1। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं देखूं कि एन की क्या वैल्यू है मेरे कोड में, तो पी एंड एन मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ये इस वजह से आई कि इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है डिबगिंग को, तो इसको इग्नोर करें, ठीक है। एन की वैल्यू इसने 5 दे दी। अब अगर मैं अपने लोकल वेरिएबल्स, मेरे पास लोकल वेरिएबल्स कौन से हैं, क्या कोई मुझे बताएगा मेरे कोड में मेरे लोकल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? अभी बता सकते हैं देख के। मैम एन, मैम आई, जबरदस्त। अब लोकल वेरिएबल्स मेरे वो हैं जिनके वैल्यूज मैं देख सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास वैल्यू आई आ रही है और जिसकी आई की वैल्यू 0 आ रही है और एन की वैल्यू 5 आ रही है। अब इन लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस करना डीबगिंग में कैसे देखना है, तो हम उसके लिए लिखते हैं पी लोकल्स। उसके बाद हम, ये इसका सिंटैक्स है पी लोकल्स, ठीक है। जस्ट एंटर करेंगे तो ये अब देखें मुझे क्या दिखाने वाला है। ये बता रहा है मुझे, इसने डिक्शनरी में इसको रख दिया है और बताया कि मुझे n5 है और i0 है फर्स्ट एग्जीक्यूशन पे। अब मैंने दूसरी एग्जीक्यूशन देखनी है तो मैंने पी लोकल्स दोबारा नहीं लिखना, सबसे पहले मुझे कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारे लूप को बताता है कि दोबारा जाए लूप में और वही टास्क परफॉर्म करे एक न्यू इटरेशन पे। तो मैं कंटिन्यू के लिए सी अप्लाई करूंगी। ये कीवर्ड्स आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, पी लोकल्स क्या काम करता है, कंटिन्यू क्या है, और कंटिन्यू के लिए सी है। अगर आप क्विट करना चाह रहे हैं, लाइक स्टॉप करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बताया था वो एक सिंबल था, वो तो एक्सटेंशन में था, बट अगर अभी स्टॉप करना चाह रहे हैं तो क्यों लिखेंगे, विच इज क्विट। तो सी मैंने लिखा। तो अब ये कह रहा है दोबारा आप पी लोकल्स पे जाएं देखने के लिए कि नेक्स्ट आइट्रेशन क्या होगी। पी लोकल्स पे जा रही हूँ। अब देखें यहाँ पे विजिबल है, इसने क्या किया है, आइट्रेशन करके बता दिए कि अब आई की वैल्यू अपडेट होगी। अब आई किस इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। दोबारा कंटिन्यू करूंगी, दोबारा पी लोकल्स पे जाएंगे और ये मुझे अब बता देगा। इसी तरह हमारी जो ये लूप है ये चलती रहेगी और 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन मुझे चलता रहेगा पता कि अच्छा मेरी हर आइट्रेशन पे क्या काम हो रहा है, कौन सी वैल्यू अपडेट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। इज दैट क्लियर? मैनुअली कैसे करते हैं, क्विट करना चाह रही हूँ, क्यों करूंगी और ये क्विट हो जाएगा। ओके, ये क्विट हो गया, इट मीन्स कि स्टॉप हो गया, ठीक है। इतना सपोर्ट इसको ये नहीं करता, बट इसको VS कोड में भी किया जा सकता है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा हमें जो है ना वो तंग कर रहा है। तो अगर आपको मैनुअली समझ में आ गया है कि इसको कैसे करना है, तो हम इसको ऑटोमेटिकली देख लेते हैं कि हमें एक्सटेंशन से इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। Yes, ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक कैलकुलेट स्क्वायर का एक मैंने फंक्शन ले लिया, उसमें मैं उसको मैंने डिफाइन करने के बाद एक पैरामीटर पास करवा दिए नंबर के नाम से, बट नंबर को कोई अभी मैंने वैल्यू नहीं दी है। उसको मैं तब वैल्यू दूंगी जब मैं अपने मेन कोड के ऊपर आऊंगी। अब मैंने क्या किया है, एक नंबर होगा मेरे पास, ठीक है। अब जो भी नंबर में जो भी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, उसका क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा उसी नंबर से जो कि हमें पता है कि वो एक स्क्वायर होता है, और उस स्क्वायर को रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। पहले कोड समझ लेते हैं ताकि आसानी हो कि क्या हो क्या रहा है। अब ये ग्रेड ए मैंने लिख दिया जस्ट टू चेक, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इस कोड में कोई एग्जीक्यूशन इसकी नहीं हो रही है, बस देखने के लिए कि अच्छा अगर हमारे पास कैरेक्टर हो तो उसको कैसे चेंज भी किया जा सकता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और नम भी एक मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू को मैंने 20 कर दिया, और उसको मैं लास्ट पे प्रिंट करवा सकती हूँ। इन दोनों को मैं यहाँ भी ला सकती हूँ, ठीक है, आफ्टर दिस प्रिंट। अब मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 5,
अब मुझे आप लोग बताएं कि मैंने यहाँ पे इसकी रेंज 5 दी है, तो ये मुझे कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करके देगा? 4 के स्क्वायर तक। हाँ, 4 के स्क्वायर तक। क्यों देगा? क्योंकि रेंज है। सही हो गया। अब ये क्या करेगा कि प्रिंट में मैंने जो अपना कैलकुलेट स्क्वायर है मैंने उसको रखा और मैंने उसको वैल्यू आई दे दी। अब चाहिए तो मुझे यहाँ पे कोई नंबर था कि ताकि इस नंबर की जगह ये हो, यहाँ पे जो भी नंबर हो, जैसे कोई भी नंबर दे सकती थी मैंने 1 2 3 कुछ भी। लेकिन किया क्या कि ये वाला जो आई है इसकी वैल्यू में क्या स्टोर होगा? सबसे पहले तो क्या होगा? 0 स्टोर होगा। तो यहाँ पे 0, नंबर की वैल्यू भी 0, फिर यहाँ वैल्यू 1, नंबर की वैल्यू भी 1, साथ साथ अपडेट होती जाएगी। कोई फिक्स वैल्यू नहीं रख रही हूँ, जैसे मैंने लास्ट कोड में सीक्वेंस की फिक्स कर दी थी 5 ही होने वाली है। सही हो गया। अब इसको देखते हैं ब्रेक पॉइंट्स कैसे अप्लाई करने हैं, वही रेड डॉट जो है। ठीक है, मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है उनको देख सकें, हमारी जो आउटपुट की सिचुएशन आ रही है उनको देख सकें। अभी आप लोगों को विजिबल है? ये बहुत डल सा रेड कलर है, मेरे कर्सर के साथ साथ चल रहा है हर एक लाइन पे। यस मैम। ओके, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ब्रेक पॉइंट यहाँ अप्लाई कर देती हूँ, एक मैं कर देती हूँ लाइन नंबर 6 पे और एक चले 8 पे कर लेते हैं। अब मैंने 3 ब्रेक पॉइंट्स कर दिए अप्लाई। अब यहाँ पे आप लोगों को ये एक्सटेंशन दिख रही है, ठीक है, आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं इसको, एक्सटेंशन को। और यहाँ पे आपको दिख रहा है रन एंड डीबग, कंट्रोल शिफ्ट डी इसकी की है। आप ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन एक्सटेंशन पाइथन डिबगर, आप एक्सटेंशंस में जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पर ओनली डीबगर लिख कर देते हैं। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट डीबगर्स। हमारे पास जो डीबगर है सिर्फ ऐसे आप बता सकते हैं, ये मेरे पास तो बिल्ट इन था, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ये हमारे पास होता है इंस्टॉल हुआ है? सिर्फ ऐसे आप ओके, इट्स बिल्ट इन। ओके, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया था तो ये मेरे पास पहले ही था, तो इस वजह से मुझे नहीं आइडिया कि इसको इंस्टॉल भी करना है नहीं। ओके, ये बिल्ट इन है। हम क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या करना है, रन एंड डीबग पे क्लिक करना। अब ये वो सारे सिंबल्स हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रही थी, ये विजिबल है? स्टॉप, कंटिन्यू, ओके। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, एरो डाउनवर्ड और अपवर्ड एरो ये क्या शो करे पॉइंट के साथ? ये मैंने अपनी स्लाइड्स में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। स्टेप आउट, स्टेप हाँ, ओवर। ये 1 बाय 1 आपकी लाइन पे जाएगा और बताएगा इस लाइन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 लाइन पे लेकर जाता रहेगा और बताता रहेगा यहाँ पे ये काम हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं कंटिन्यू करूंगी यहाँ पे आप लोकल वेरिएबल देख सकते हैं। अभी हमारे पास नम में जो 20 है वो हमारे पास है। एक ब्रेक पॉइंट से दूसरे ब्रेक पॉइंट तक इसने एग्जीक्यूट किया, दोबारा कंटिन्यू करूंगी, ये इस ब्रेक पॉइंट से इस ब्रेक पॉइंट तक आएगा, दरम्यान में जो कुछ भी हो रहा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, 1 बाय 1 नहीं बता रहा है कि इस लाइन पे अभी क्या चल रहा है, ये इस लाइन पे आएगा और बताएगा कि आई की वैल्यू क्या है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इधर हमारे पास, यहाँ मैं एनोटेट कर दूं, अगर यहाँ मेरे पास ग्रेड ए आ रहा है। अब इसने किया क्या है कि स्क्वायर से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज आ रही हैं इसने वो बता दी, ग्रेड ए। अब इसने क्या किया, नंबर भी बता दिया, मेरे पास 20 है, और इसने इस लाइन पे आके मुझे बताया कि मेरे आई की वैल्यू क्या है, विच इज 0। ठीक है, अभी तक ये सब चल रहा है, 0 आ गई। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 0। अब स्क्वायर रूट किसका लेंगे, 0 का। नंबर में क्या स्टोर हो गया, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, रिटर्न कर देगा मुझे स्क्वायर रूट विच इज 0। अब मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी, ये
फर्स्ट ब्रेक पॉइंट पे चला गया। अब इसने मुझे बताया कि नंबर में क्या स्टोर है, 0, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब अगर मैं ब्रेक पॉइंट रिटर्न पे भी कर देती तो इसने मुझे स्क्वायर एक वेरिएबल देना था और कॉलन लगा के बताना था स्क्वायर की वैल्यू भी 0 है। अगर हम इसको यहाँ भी अप्लाई कर दें तो चेक कर सकता है, यस, यू कैन सी दैट। दोबारा कंटिन्यू पे जाएंगे। अब इसने मुझे ग्रेड की वैल्यू तो चेंज नहीं करके दी क्योंकि हमने यहाँ चेंज नहीं की, बट हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसको चेंज कर सकते हैं। और अब इसने क्या मुझे बताया कि मेरे पास आई में स्टोर अब क्या है, सेकंड एग्जीक्यूशन चल रहा है ना, 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होने वाला है स्क्वायर रूट में, आंसर 1 आएगा। दोबारा गया, नंबर 1 हो गया। समझ में आ रहा है कि कोड काम कैसे कर रहा है, 1 बाय 1 बता रहा है लाइन के साथ कि क्या काम हो रहा है। अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अब स्क्वायर 20 का 1 हो गया। अब इसने क्या किया, I2 हो गया। वापस से जाएगा, नंबर में क्या स्टोर है, 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, क्या हो 4 जाएगा, 4 हो जाएगा मैम। स्क्वायर 4 हो गया। इसी तरह ये मुझे एग्जीक्यूशन करके देता रहेगा जब तक कि मेरा फॉर लूप एंड नहीं हो जाता। इसको करते हैं जब तक कि एंड नहीं हो जाता। अच्छा, अब हम स्टेप ओवर पे जाते हैं। F10 से भी ये हो जाता है। स्टेप ओवर क्या करेगा, मुझे वो वाली लाइंस के बारे में भी बताएगा जहां पे मैंने ब्रेक पॉइंट्स नहीं अप्लाई किए हुए। ठीक है, उनको 1 लाइन कमांड में मुझे बताता रहेगा। अब 1 बाय 1 ये जा रहा है, इसने बताया कि इस लाइन पे ये हो रहा है, इस लाइन पे ये हो रहा है। 1 बाय 1 ये मुझे बताता चला जा रहा है। अगर मैं इसको भी देखूं तो अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसने जंप कर लिया है रिटर्न स्टेटमेंट से लास्ट ब्रेक पॉइंट पे। अब ये क्या कह रहा है कि ये पहले तो स्टेप वाइज चल रहा था, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रिंट से ऊपर जा रहा है फॉर लूप में, बताने के लिए कि आपका ये जो आउटपुट आया वो किस वजह से आया। अब यहाँ पे कैलकुलेट स्क्वायर ये आप देख सकते हैं, वो किस वजह से आया, क्योंकि मैंने इसको स्टेप ओवर किया और इसने स्टेप ओवर में बता दिया मुझे कि आपका जो प्रिंट होके आंसर आ रहा है ना अभी तक का, वो 16 है। ठीक है, और ये एग्जीक्यूशन यहाँ खत्म हो रही है। रीस्टार्ट का और स्टॉप का तो आपको पता होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 0 हमारे पास 1 4 यहाँ पे टर्मिनल पे देखेगा, अगर टर्मिनल विजिबल है तो 9 16 20 क्यों आया, कोई बताएगा? एनीवन? प्रिंट नम की वजह से, क्योंकि वो फॉर लूप के अंदर नहीं था। एग्जैक्टली, फॉर लूप के अंदर नहीं था उस वजह से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा डिबगिंग करते हैं इसकी। और हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो, यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब हम देखते हैं, हम अपना वॉच सेक्शन देख लेते हैं। ये चेक करेगा कि वैल्यूज जो चेंज हो रही हैं वेरिएबल्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं इसको 40 कर देती हूँ। अब यहाँ पे वॉच देखने के लिए कि क्या आपका जो एक्सप्रेशन, आपका जो वेरिएबल है उसमें क्या चेंजिंग आ रही है। अगर यहाँ पे मैं इसको नम देती हूँ तो मुझे ये बताएगा कि ओके नम की वैल्यू जो है वो 40 है। ठीक है, जस्ट टू चेक, वॉच सिर्फ इतना बताता है आपको। और ब्रेक पॉइंट्स देखने के लिए कि आपने ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई किए, ये ब्रेक पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस किस लाइन पे 2 3 6 एंड 8, ये तीनों ये जो चारों है ये रेड है, और ये बता रहा है कि आपके ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। इसको इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है चेक करने के लिए कि ओके कहाँ कहाँ पे आपकी चेंजिंग हुई है। अच्छा, अब इसको ना कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं चाह रही थी कि ओके ग्रेड्स आए, यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू आप कोई भी करेक्टर दे सकते हैं। इसको अगर मैं सी दे देती हूँ तो मैं एंटर करूंगी तो इसकी वैल्यू जो चेंज हो जाएगी। अब मैं अगर सी को ग्रेड को वॉच करना चाहूँ कि उसकी वैल्यू क्या है, तो करंटली अब मुझे इसका सी ही बताएगा। अब आप अपने कोड में देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, कोड में देखेंगे, कोड में हमारे पास num 20 है, यहाँ 40 है।
इधर मैंने ग्रेड ए दिया है बट यहाँ सी चल रहा है, तो अपडेट मैंने क्या किया, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये डिबगिंग हो रही है अभी, स्टॉप नहीं किया मैंने, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग डिबगिंग मैंने वैल्यूज को ही चेंज कर दिया। तो मेरा कोड जो मेरी जो एग्जीक्यूशन होगी वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, एक हद तक चल भी रही है, बट जहां मैंने चेंज किया वो ये देख रहा है कि जो लोकल वेरिएबल मैंने चेंज कर दिए। सही है, ग्लोबल में आपके ये आ जाते हैं यहाँ पे, अभी ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे हैं नहीं, ठीक है, वो जब हम क्लासेस बनाते हैं वो उस टाइम पे हम वो वेरिएबल्स भी लिखते हैं, बट अभी यहाँ पे है नहीं तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है। तो इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, दोबारा इसको ये करके बताएगा। ये वैल्यूज मैंने इस कोड का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये और ये एक दूसरे का पार्ट है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं बता सकूं कि अगर वैल्यूज को हम चेंज करना चाह भी रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे और ये स्टॉप हो गया। तो मैम ये ये बहुत ग्रेड किसको शो कर रहा है? क्या चीज? ग्रेड ग्रेड, ग्रेड जस्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 80 मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज लिखूंगी तो परसेंटेज में वैल्यू दे दूंगी। इस तरह से ग्रेड्स, जैसे आप फर्स्ट पोजीशन आती है, आपका फर्स्ट ग्रेड आता है, तो उस तरह से जस्ट एक कैरेक्टर है, जब भी आप कैरेक्टर में लिखते हो तो आप सिंगल कोट में लिखते हो, ठीक है, तो वो ग्रेड उसी चीज को शो कर रहा था। सही हो गया? ओके। तो ये इतना सिंपल है और ये सबको आना चाहिए, जो भी ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अब देखे ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर मुझे नहीं आती है डिबगिंग, मैं क्या करूंगी, मैं बार बार प्रिंट करूंगी, मैं क्या करूंगी कि मैं प्रिंट आई को हर लाइन पे प्रिंट आई और एन, प्रिंट आई और एन, प्रिंट आई और एन। अब वो क्या करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करके हर एग्जीक्यूशन पे मुझे बताएगा, तो कितने आप प्रिंट्स लगाएंगे। तो ये बहुत आसान चीज है, आप इसको करें और इसको सीखें। तो इससे ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आपको ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने 1 बाय 1 कैसे देखना है, कोई एरर हो कोई बग हो।